हाँ भाई, पावर चल रही थी अपनी। दौड़ाने की पावर निकाल ली थी हमने। चढ़ा भी लिया था। पंप को क्वेश्चन कर लिए थे हमने। ऊपर चढ़ा लिया था। सीढ़ी भी चढ़ गए थे। दौड़ा भी लिया था। चलो, एक क्वेश्चन और लिखो पावर पे। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज का चक्कर मैंने समझा ही दिया था आपको। भाई, किसी एक इंस्टेंट पे निकालेंगे तो एफ डॉट वी करेंगे, और एक इंटरवल में निकालेंगे तो क्या करेंगे? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, या फिर एफ एवरेज वी एवरेज। कुछ केस हमने किए थे। चलो, एक और लिखो फिर। एक क्वेश्चन और लिखें, पावर पर और लिखें। कल सुबह क्लास तुम्हारी नहीं, तुम्हारी तो शाम को ही है। उन उन लोगों की सुबह है। वो रूम खाली नहीं है, ये एलटी वाला रूम खाली नहीं होता ना, इसलिए तू तो चरणों में बैठ जाएगा तो है ना। हाँ, मैं वही वही बोल रहा हूँ ना कि तुम तो चरणों में बैठ जाओगे, है ना। बोतलें भर लाओगे तुम तो उनकी। तो कल वो एग्जाम की वजह से एक एक घंटे की क्लास रखी है ना, तो दूसरा जो नीचे वाला बैच है उसको तो सुबह बुला लिया। तुम्हें सुबह बुला नहीं सकते। एलटी कैमरा ख्याल ही नहीं होता ना, कैमरे वाला रूम। चलो, अभी पढ़ो, अभी पढ़ो तुम। तो लिखो एक क्वेश्चन। व्हीकल व्हीकल ऑफ मास m, व्हीकल ऑफ मास m start from rest, start from rest, start from rest, engine of vehicle, engine of vehicle, engine of vehicle delivered constant power p, delivered constant power p, engine of vehicle delivered constant power p, constant power p to the vehicle, constant power p to the vehicle. Find out, find out, find out first velocity of vehicle at time t, velocity of vehicle at time small t, velocity of vehicle at time small t. Second, velocity of vehicle, velocity of vehicle, velocity of vehicle when it covered distance x, when it covered distance x, when it covered distance x. Third, 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 distance covered by vehicle, distance covered by vehicle, distance covered by vehicle in time t, in time t, in time t. Fourth, fourth, ये चौथा वाला AIPMT में है। Fourth, force applied by engine, force applied by engine, force applied by engine at time t, at time t. ठीक है, क्वेश्चन में डाटा क्या दे रहा है? व्हीकल है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मास है में, कांस्टेंट पावर पी डिलीवर कर रहा है। कांस्टेंट पावर पी बोला ना मैंने, कांस्टेंट पावर पी डाटा दिया ना। तो तीन क्वेश्चन में तीन डाटा दे रखे हैं। एक एम दे रखा है, एक पावर दे रखी है, और एक बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और बोल रहा है कि साहब टी टाइम पे वेलोसिटी बताओ। अब टी टाइम पर वेलोसिटी मुझे बताओ। पावर अगर कांस्टेंट है तो किसी भी इंस्टेंट पे जाओगे, पावर तो वही पी आएगा ना। अरे कांस्टेंट पावर है, किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का एवरेज बोलो तो भी पी वही आएगा, और किसी इंस्टेंट पे बोलो तो भी वही आएगा। अब बोल रहा है कि टी टाइम पे वेलोसिटी बताओ, मतलब क्या बोलना चाह रहा है? ये इंस्टेंटेनियस मांगना चाह रहा है ना। तो किसी इंस्टेंट पर अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है और पावर से, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एफ डॉट वी, लगाऊंगा भाई। अब एफ क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे, मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना। एक्सीलरेशन क्या बोले साहब? मुझे क्या निकालना है? टी टाइम पर वेलोसिटी की डिस्टेंस पर वेलोसिटी? टी टाइम पर। तो ए को डीवी बाई डी टी लिख दूं भाई, ए को लिख देता हूं डीवी बाई डी टी। आप देख सकते हो ये फंक्शन बन गया वी डीवी,
बराबर क्या बन गया, P अपॉन एम डी टी बन गया भाई। ठीक है, अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट है ना, शुरुआत में लिमिट क्या, शुरू में वेलोसिटी कितनी है 0, टी टाइम पर कितनी होगी वही तो पूछ रहा है आपसे। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, देखो आंसर आ गया। कितना होता है, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से v, ये होगा P अपॉन एम, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, लिमिट 0 से t, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर P अपॉन एम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप देख सकते हो वेलोसिटी कितना बनता है, ये बनता है √2 pt अपॉन कितना m बन रहा है भाई। ये टी टाइम पर वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी एट टाइम टी √2 pt अपॉन m, है ना, वेलोसिटी आ गया √2 pt अपॉन m, टी टाइम पर वेलोसिटी आ गया। ठीक है, जो डाटा गिवन है उन्हीं की टर्म्स में, भाई इंजन ने कांस्टेंट पावर दिया है ना, तो टी टाइम पर वेलोसिटी इतना होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में आओ, सेकंड में क्या बोल रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, अरे सेकंड में भी वेलोसिटी पूछ रहा है, लेकिन कितने डिस्टेंस के बाद में, x, मतलब टाइम देके नहीं, अब x देके आंसर मांग रहा है ना, फॉर्मूला यही है मेरे पास, कंडीशन यही है, p बराबर f इंटू वी, एफ भी वही है m इंटू ए, लेकिन मैं अब a क्या लूं, अब मैं a dv बाई डी टी लू कि v dv बाई डी एक्स लू, हाँ क्योंकि वेलोसिटी पूछ रहा है x के साथ में, अगर वेलोसिटी x के साथ में पूछ रहा है तो मैं एक्सेलेरेशन को लूंगा v dv बाई डी एक्स, पहले वेलोसिटी पूछ रहा था किसके साथ, टाइम के साथ, तो a को लिखा था मैंने, वही क्वेश्चन है वही कंडीशन है ना। अब इंटीग्रेट कर दो भैया, ये यहां से क्या बना, v स्क्वायर dv बराबर क्या बनेगा साहब, p अपॉन एम डी एक्स, लिमिट ले लो साहब, ये शुरू में x बराबर 0 पर वेलोसिटी 0, x चलने के बाद वेलोसिटी कितना होगा वही तो निकालना है ना, तो देखो v स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, v की पावर 3/3, लिमिट 0 से v, p अपॉन एक्स, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से x, लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, p बाय m, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v का वैल्यू कितना मिलेगा, आप देख सकते हो ये मिलेगा 3px अपॉन m की पावर कितना 1/3, ये v आएगा सब, x चलने के बाद v का वैल्यू आ जाएगा, x चलने के बाद v का वैल्यू कितना होगा, v बराबर होगा v बराबर 3px अपॉन m की पावर 1/3। मतलब दोनों क्वेश्चन में डाटा वही है, एक बोल रहा है टी टाइम पे बताओ, एक बोल रहा है एक्स डिस्टेंस पे बताओ, है ना, तो ए को मैंने एक बार लिख दिया डीवी बाई डी टी, ए को लिख दिया वी डीवी बाई डी एक्स। समझ पा रहे हो ना मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका कारण तुम्हारे सामने है, भाई जिस फॉर्म में चाहिए डाटा उसमें बदलना पड़ेगा ना। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन पे आओ, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फोर्स बोल रहा है या डिस्टेंस बोल रहा है, टी टाइम में डिस्टेंस, है ना, ये अब डायनेमिक्स से काइनेमेटिक्स में घुस चुका है भाई, पूरी तरीके से काइनेमेटिक्स में घुस चुका है ना, टी टाइम पर तुमने वेलोसिटी निकाला, ये रहा, इसको एक बार इंटीग्रेट कर दो, है ना, भाई वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालना है तो सब समझते हो dx बराबर क्या होता है v dt, इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करोगे आंसर आ जाएगा, कर दो इंटीग्रेट, ये v का फंक्शन रख दो, v का फंक्शन कितना है साहब, √2 pt अपॉन m, ये 2 pt अपॉन m dt, लिमिट क्या होगा, t बराबर 0 पर x बराबर 0, t पर x कितना होगा वही तो निकालना है, अब dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, लिमिट 0 से x, ये होगा √2p अपॉन m, ये इसको इंटीग्रेट करोगे t का √t का इंटीग्रेशन, √t का इंटीग्रेशन तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट क्या होगी 0 से t, लिमिट पुट कर दो भैया, अपर माइनस लोअर, ये 2/3 √2p अपॉन m, ये √2p अपॉन m, क्या आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये x आ गया, ये डिस्टेंस आ गई 2/3 √2p अपॉन m, t की पावर 3/2, x चलने के बाद में t टाइम के बाद में x का वैल्यू इतना होगा, t टाइम पर इतना डिस्टेंस कवर करेगा। ये क्या बोल रहा है, ये तो पावर कांस्टेंट होगी ना, कांस्टेंट है तो एवरेज भी ये होगा, इंस्टेंटेनियस भी ये होगा, सब यही होगा, है ना, तो अब ये यहां से मैंने क्या लिखा, किसी इंस्टेंट पर ये लिखते हो एफ डॉट वी, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी है, फिर आगे अपन ने इसको निकाला तो ये डीवी अपॉन डी का नेग्लिजिबल इंटरवल तो निकाल रहा हूँ, ये किसी इंस्टेंट पे तो डिफाइन कर रहा हूँ, तो इंस्टेंटेनियस ही रख रहे हैं ना। अच्छा, चौथा क्वेश्चन अपने एआईपीएमटी में आया हुआ है, इसका फोर्थ वाला जो दिया मैंने फोर्स अपने एआईपीएमटी में आया हुआ है, करो वो करो, चौथा करो। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, तुम भी कर रहे हो कुछ, आंसर दे रहे हैं भाई, ये तो
ये पर्दा लगा दे पीछे से भाई। चौथा वाला करो। चौथे में बोल रहा है कि टी टाइम पे बताओ कितना फोर्स लगाएगा। इंजन जो है वो कांस्टेंट पावर तो दे रहा है, अब वो फोर्स कितना लगाएगा। तो तुम्हें पता है किसी इंस्टेंट पर फोर्स पूछेगा, अगर किसी इंस्टेंट पर फोर्स पूछेगा तो मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा, पी बराबर एफ डॉट वी। भाई टी टाइम पर फोर्स और टी टाइम पर, अब टी टाइम पर फोर्स क्या बोलोगे, ये बोलोगे ना पी अपॉन वेलोसिटी एट टाइम टी, और टी टाइम पे वेलोसिटी तुमने निकाला है, भाई पावर तो कांस्टेंट है, टी टाइम पे निकालो या टू टी पे निकालो यही आएगी, है ना। ये टी टाइम पे वेलोसिटी तुमने निकाल लिया, रख दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, मतलब आप देख रहे हो चौथे क्वेश्चन के लिए भी मुझे पहला क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, और तीसरे क्वेश्चन के लिए भी मुझे पहला तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। वो देखो ना तीसरा क्वेश्चन भी कब सॉल्व हुआ, जब पहला सॉल्व हुआ, है ना, वी का यूज किया। और चौथा भी कब होगा, जब ये पहला सॉल्व करोगे, मतलब वेलोसिटी निकालोगे तभी फोर्स निकाल पाओगे ना, है ना। सॉल्व कर दो, कितना आता है साहब बताओ। ये चौथा वाला एआईबीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन है ना। ये फोर्थ अपने एआईबीएमटी में आया था सब। तो फोर्स अप्लाइड एट टाइम टी कितना बन जाएगा, रूट पी एम अपॉन टू टी, ये बन जाएगा रूट पी एम अपॉन टू टी। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो भाई, बना लो इसे। ठीक है, तो ये पावर की प्रॉपर्टी पर क्वेश्चंस बताया मैंने आपको। अब कल हम लोगों ने खींच के देख लिया था, मतलब चढ़ा के देख लिया था, है ना। रुक जाओ 2 मिनट, कहाँ है वो 2 मिनट। अच्छा तुरंत तेरा पहले हो गया, तो 1 मिनट वाला कहाँ है। अच्छा बनाओ जल्दी बनाओ। तो भाई ऊपर चढ़ाने वाले क्वेश्चन कल कर ही लिए थे अपन ने, है ना। दौड़ाने वाले भी कर ही लिया, ठीक है। चढ़ाना और दौड़ाना भी बता ही दिया मैंने। भाई अगर अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ सिर्फ चढ़ा रहे हैं तो काम करना पड़ेगा mgh, और सिर्फ दौड़ा रहे हैं हाफ mv स्क्वायर, और चढ़ा भी रहे हो दौड़ा भी रहे हो तो कितना होगा, mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये तो मैंने बातें कर ली थी साहब। अब चढ़ाने नहीं, अब उतारने की बात करते हैं, है ना। मैं आपको बताऊं हाइड्रोलिक पावर प्लांट, देखा आपने हाइड्रोलिक पावर प्लांट, अरे बिजली बनती है, नहीं देखा, सुना होगा, है ना। साइंस के स्टूडेंट हो, ये ऐसा कभी ना कभी तो सुना होगा, बिजली बनती है साहब। वो डैम बनाते हैं, पानी को रोकते हैं और पानी को ऊपर से गिराते हैं, है ना, सुना होगा ना। तो भैया पानी गिराने से बिजली नहीं बनती, ऐसे अगर पानी गिराने से बिजली बनती होती तो घर घर में बिजली बन रही होती, दिन में 2-3 बार तुम भी बिजली बना के आते। तो भैया पानी गिराने से बिजली नहीं बनती है ना। बिजली बनती है वो जनरेटर से, बच्चों ने पढ़ा होगा वो जनरेटर का प्रिंसिपल, है ना। वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बीच में कॉइल होती है, कॉइल को घुमाते हैं, कॉइल को घुमाते हैं तो फ्लक्स कटिंग होता है, इंड्यूस ईएमएफ, उससे इंड्यूस करंट मिलता है, उस इंड्यूस करंट को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, है ना। वो बिजली बनाने का काम जनरेटर का, बचपन से वही जनरेटर बिजली बनाता है सब, है ना। अब क्या होता है मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं ना, 150 मेगावाट कैपेसिटी का पावर प्लांट, 200 मेगावाट कैपेसिटी का पावर प्लांट। अब इतने बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं ना, उनमें जनरेटर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैं आपको बताऊं ये इस बिल्डिंग की मैं बताऊं आपको 3 मंजिल की हाइट, 3 मंजिल की हाइट के बराबर का एक जनरेटर, सोचो कितना बड़ा जनरेटर, कितनी बड़ी कॉइल होगी, उस कॉइल को घुमाने के लिए कितनी जबरदस्त मैकेनिकल की जरूरत पड़ेगी, है ना। भाई ऐसा नहीं कि 2 आदमी रख दो, है ना, बोले ये सुबह शाम घुमाते हैं साहब, ड्यूटी लगा दो, है ना। ऐसे अगर घुमाने से, ऐसे जनरेटर छोटे मोटे जनरेटर घुमाने से बिजली बन जाती तो मतलब समझ रहे हो ना, हर घर में ड्यूटी लगती, ये बोले 2 घंटे तू घुमाएगा, 2 घंटे तू घुमाएगा, तेरे हिस्से की बिजली तू बनाएगा, है ना। ऐसे नहीं हो सकता, बहुत बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, तो उनके लिए बहुत जबरदस्त मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब वो मैकेनिकल एनर्जी का अरेंजमेंट करते हैं हम किसी ना किसी तरीके से,
कभी हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, है ना, कभी न्यूक्लियर एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोलिक पावर प्लांट में हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं, डैम बनाते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं, ऊपर से गिराते हैं। चढ़ाते समय काम किया था एमजीएच, तो उतारते समय कितनी एनर्जी देगा, वो एमजीएच एनर्जी देगा। उस हाइड्रोलिक एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो मैंने हाइड्रोलिक पावर प्लांट के बारे में बताया। कोटा में तुमने देखा हो तो यहाँ ये थर्मल की चिमनी नजर आती है, धुआं निकालते हुए चिमनी, है ना। ये यहाँ क्या कोयले से बिजली बना रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि कोयला जलाने से बिजली बन जाती है, कोयला जलाने से हीट जनरेट होगा, उस हीट को कन्वर्ट करेंगे अपन मैकेनिकल वर्क में। पूरा सिस्टम होता है, जैसे ऑटोमोबाइल इंजन में होता है ना, ऑटोमोबाइल इंजन में पेट्रोल डलाते हो, डीजल जलाते हो। अब वो पेट्रोल या डीजल पीते थोड़ी है, वो वहां जलता ही है ना, वो फ्यूल बर्न होता है, हीट जनरेट होती है, उस हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब किसी ना किसी तरीके से आपको मैकेनिकल वर्क जनरेट करना पड़ेगा, है ना। मैकेनिकल वर्क जनरेट करने के लिए हीट को कन्वर्ट करोगे मैकेनिकल वर्क में, न्यूक्लियर एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में। मतलब कोटा के आसपास देखोगे ना, हर तरह के पावर प्लांट मिलेंगे तुम्हें। ये कोटा में ये कोयले वाला है ना, ये तुम यहाँ चिमनी देखते हो, वो काला धुआं निकालते हुए चिमनी, वो कोयले से बिजली बना रहे हैं, मतलब हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। कोटा से इधर जाते हैं ना, रावत भट्टा 50 किलोमीटर, है ना, वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट है भाई। न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्यूजन रिएक्शन करवा रहे हैं, है ना, उससे बिजली बना रहे हैं सब। अब फ्यूजन रिएक्शन से मतलब ऐसा नहीं होता कि बम फटता है और बिजली निकलती है, ऐसा नहीं होता। वहां भी हीट जनरेट होती है, फ्यूजन रिएक्शन होगी ना, उसको भी वहां भी हीट जनरेट होगी। उस हीट को कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, मैकेनिकल वर्क में। मतलब कुल मिलाकर के जनरेटर से बिजली बनेगी, और जनरेटर की कॉइल को घुमाने के लिए मैकेनिकल वर्क का अरेंजमेंट करना है। और मैकेनिकल वर्क का अरेंजमेंट या तो हीट को कन्वर्ट करोगे मैकेनिकल वर्क में, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में। वो विंड टर्बाइन देखे हो तुमने, है ना, वो विंड टर्बाइन, अरे विंड वाले देखे तुमने, वो हवा से पंखे घूमते हैं, बिजली बनती है ना, विंड मिल, है ना। ये अपने राजस्थान में जाओ तो इधर बाड़मेर साइड जाओ, है ना। कहाँ पे, कहाँ का नाम बोल रहा तू, चलो। मतलब विंड मिल देखी ना तुमने सबने, अरे सुना ही नहीं सुना। तो भाई इसमें क्या होता है, ये अपने राजस्थान में बाड़मेर साइड जाते हैं ना, वहां लगे हुए पंखे, रास्ते में पंखे लगे हुए। साउथ जाओ तो वहां तो बहुत मिलते हैं। ये तो अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया से बाहर जाओगे तो वहां तो हर चीज को हर एनर्जी को यूज करने की कोशिश करते हैं वो लोग, है ना। वो तो सन की एनर्जी भी यूज करेंगे, विंड की भी, हाँ हर तरह की एनर्जी, हर तरह की एनर्जी, है ना। भले ही उसको वेस्ट करते हैं वो लोग, लेकिन उनको पता है कि एनर्जी क्या होती है। अपने तो बहुत समय तक तो बच्चों को पता नहीं होता एनर्जी होती क्या है ना। चलो मैं बताऊं तुम्हें, तो विंड में क्या होता है, विंड की एनर्जी को आप कन्वर्ट कर रहे हो किससे, मैकेनिकल वर्क में। मतलब बिजली बनाने के लिए जनरेटर की कॉइल घुमानी पड़ेगी, और जनरेटर की कॉइल को घुमाने के लिए मैकेनिकल वर्क चाहिए। और मैकेनिकल वर्क का इंतजाम करने के लिए क्या करोगे, किसी ना किसी एनर्जी को आप मैकेनिकल वर्क में बदलोगे, हीट को बदलोगे, विंड की एनर्जी को बदलोगे, हाइड्रोलिक को बदलोगे। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट पे क्वेश्चन लिखो। लिखो, इन ए हाइड्रोलिक पावर प्लांट, in a hydraulic power plant, in a hydraulic power plant, 100 kg water, 100 kg water, 100 kg water fall per second, 100 kg water fall per second, fall per second on turbine rotor, on turbine rotor, turbine rotor from 1 kilometer height, 1 kilometer height, 1 kilometer height, 1 kilometer height. Find out from 1 kilometer height, find out electrical power developed, electric power developed, electric power developed in a wind turbine, electric power developed in a wind turbine. कितना इलेक्ट्रिक पावर डेवलप होगा ये पूछ रहा है साहब। ये देखो, डैम बनाएंगे, ऊपर से पानी गिराएंगे तो टरबाइन का रोटर घूमेगा, वो रोटर घूमेगा तो उसकी शाफ्ट को कनेक्ट कर देंगे जनरेटर से, जनरेटर की कॉइल घूमेगी, जनरेटर की कॉइल घूमेगी तो बिजली बन जाएगी, है ना। आउटपुट क्या मिलेगा, बिजली मिलेगी अपने को। वो बोल रहा आउटपुट पावर बताओ। क्या मैंने एफिशिएंसी का कोई जिक्र किया क्या? जब जिक्र नहीं करते तो आइडियल केस होता है, और आइडियल केस में एफिशिएंसी कितनी होती है साहब, 100%। अरे होती है 100%। अब एफिशिएंसी जानते हो, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय क्या होता है, इनपुट पावर। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि साहब ये यहाँ पर एफिशिएंसी 100% है,
तो आउटपुट बराबर इनपुट होगा ना। आप खुद देख रहे हो आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर, और इनपुट क्या है, इनपुट है हाइड्रोलिक पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर बराबर क्या होगा, हाइड्रोलिक पावर। अब होगा कि नहीं होगा। अब हाइड्रोलिक पावर कितनी, हाइड्रोलिक पावर होगा साहब हाइड्रोलिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। चढ़ाते समय तुमने काम किया था mgh, तो उतारते समय एनर्जी कितना देगा, mgh देगा ना। ये हाइड्रोलिक एनर्जी mgh आ गई। तो अब m/t क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में m/t दिया है, कितना पानी पर सेकंड, 100 किलो पर सेकंड गिरा रहे हैं भाई। किसी गरीब के ऊपर 1 सेकंड में 100 किलो गिर जाए, वो पिचक जाए, चिपक जाए, पापड़ बन जाए। तो पर सेकंड 100 किलो पानी गिरा रहे हो, देखो कितनी हाइट से, 1 किलोमीटर। निकाल दो, इलेक्ट्रिकल पावर सॉल्व कर लो। m/t का वैल्यू 100 किलो, जी तो तुम्हें पता है अपन बचपन से 10 ले रहे हैं, और ये एच हो गया 1000 मीटर। ये वॉट में आ गया साहब 10⁻6 वॉट, ये 10⁻6 वॉट, यानी 1 मेगावाट। 1 मेगावाट या ऐसा बोलेंगे 1000 किलोवाट, 1000 किलोवाट। ये भैया पावर प्लांट बन गया साहब, इतनी बिजली बनेगी यहाँ पर, 1 मेगावाट बिजली बनेगी। अब ऐसी एक यूनिट नहीं, 8-10 यूनिट लगाई जाती है ना, 8-10 यूनिट लगाते हैं। अब एक एक यूनिट से भी अगर 1-1 मेगावाट बिजली बन गई, मतलब 10 यूनिट, मतलब कम से कम 10 मेगावाट बिजली बना दोगे। और कम से कम अगर 10 मेगावाट बिजली बन गई, तो एक छोटे मोटे गांव की बिजली तो बन गई सब। भाई पानी बेकार ही जा रहा था ना, वेस्ट ही जा रहा था। आगे बाढ़ आती, उस पानी को रोकते नहीं, तो रोक करके बिजली बना ली सब, है ना। वही हमारे नेता लोग कई बार ऐसे ऐसे भाषण देते हैं कि यार पानी में से बिजली निकाल लोगे तो पानी की ताकत खत्म हो जाएगी, पानी की ताकत खत्म हो जाएगी तो खेती में काम नहीं आ पाएगा। हाँ? हमारे नेता लोग ऐसे ऐसे भाषण देते हैं कई बार। मतलब हमारे देश में क्या ऐसे ऐसे नेता हैं, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन नेतागिरी करनी है। बोल नहीं बोलेंगे तो कोई समझेगा कैसे कि यार ये नेता है, बोलना तो है लेकिन क्या बोले, बोले बोल दो कुछ भी। लेकिन अब क्या, अब थोड़ा सा लोग जानकार हो गए हैं और सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी बात बोली जाती है तो उसका अर्थ निकलता है, पता लग जाता है कि सही है कि गलत है। सारी रिसर्च हो जाती है कि यार सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो भैया ये पानी में से बिजली निकाल लेंगे, पानी की ताकत तो खत्म नहीं होगी, ये पानी बेकार तो नहीं हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आगे जाकर के पानी खेती के काम ना आए, है ना। मालूम पड़ा तुम्हें नहाने धोने के लिए इस्तेमाल करने का पानी भी नहीं बचा, बिजली निकालने में दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ मतलब बोले पानी की एनर्जी ले ली तुमने, तो मतलब इसको फिर चढ़ा दूंगा तो फिर एनर्जी आ जाएगी ना इसके पास। अब एनर्जी आई कैसे थी, चढ़ने से आई थी ना, जिसने भी चढ़ाया हो, है ना। तुम फिर चढ़ा दो फिर एनर्जी आ जाएगी, फिर उतारोगे तो फिर देखे जाएगा। अरे समझ रहे हो, ये एनर्जी किसने दी, उसकी पोजीशन ने दी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ने दी। ये थोड़ी के अंदर जेब से निकाल के दे दी उसने, पानी के अंदर स्टोर थी, बोले खत्म हो गई, बोले अब बची ही नहीं, बोले सारी ताकत खत्म हो गई। ऐसा होता है क्या भाई। हाँ एक विंड टरबाइन का क्वेश्चन लो, आज ना क्या है तू। अच्छा ये या तो संडे के संडे या जुम्मे के जुम्मे है। अच्छा फरवरी पूरा महीना नहाएगा। ये शक्ल से मुझे लग तो अनुभव ही रहा है लेकिन नहाया हुआ नहीं लग रहा, मतलब है तो अनुभवी लेकिन नहा के नहीं आया। या तो इसका मामला खत्म है या इसको दुनिया में कोई चाह नहीं है, बोले क्या फरवरी और क्या मार्च। चलो एक और लो, एक और लो। अच्छा ये बजरंग दल वाले वही होते हैं जो कुछ कर नहीं पाते। चलो जागे रहो सब, लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। बेचारे ऑनलाइन वाले भी सोच रहे होंगे ये क्या, हम कुछ मिस कर रहे हैं। चलो लिखो, वेलोसिटी, लिखो लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड is v, velocity of wind is v, and density of air, and density of air is rho. Density of air is rho. It strike on, density of air is rho. It strike on, it strike on wind wheel
wind wheel of cross section area A of cross section area A, cross section area A, find out electrical power, find out electrical power developed in a windmill, electrical power developed in a windmill. कोई पंखे से हवा टकरा रही है, आसान भाषा में समझाऊं तुम्हें, है ना। 3 डाटा दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है ए, एक दिया हुआ है रो और एक दिया हुआ है वी। ये बोल रहा है कि बताओ साहब, ये पंखे से अगर हवा टकराती है तो कितनी पावर डेवलप होगी। कुल मिला के बताओ, यहाँ एफिशिएंसी 100% मान लूं तो इनपुट बराबर आउटपुट, आउटपुट पावर क्या होगा, आउटपुट पावर होगा इलेक्ट्रिकल पावर, और इनपुट पावर क्या होगा, विंड का पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर बराबर क्या होगी, पावर ऑफ विंड। अब ये पावर ऑफ विंड निकालें तो विंड की पावर क्या होगी भाई, विंड की पावर होगी साहब, यहाँ पर टोटल पावर निकाले भाई, टोटल कितना पावर यहाँ डेवलप करेगा। तो हम क्या बोलेंगे साहब, हम बोलेंगे साहब यहाँ से पावर का वैल्यू देखो, अगर किसी इंस्टेंट पे बोलता तो मैं एफ डॉट वी करता, है ना भाई। वैसे इसने कुछ डिफाइन नहीं किया कि इंस्टेंट पे बताना है कि इंटरवल में बताना है, ठीक है, इंस्टेंट पे निकाल देते हैं अपन, तो किसी एक इंस्टेंट पे निकाल देते हैं। और अगर इंस्टेंट पे निकालूंगा तो एफ डॉट वी करूंगा ना साहब, ये एफ डॉट वी डिवाइड बाय क्या होगा, टी। अरे यही करोगे ना, सॉरी एफ डॉट वी होगा। अब एफ का वैल्यू क्या बोलोगे, है ना, ये एफ का वैल्यू बोलोगे साहब वी डीएम बाई डी टी। याद है आपको, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मास बदलने वाला हो तो वी डीएम बाई डी टी, और डीएम बाई डी टी सब जानते हो, ए रो वी। अरे जानते हो ना यार, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या आ जाएगा, ए रो वी स्क्वायर। ये मैंने किसी इंस्टेंट पे निकाल दिया साहब। और अगर इंटरवल पे बोले, अगर ये किसी इंटरवल में बोले, इंटरवल में बोले तो क्या हो जाएगा, फिर डिवाइड बाय हाफ भी आ जाएगा। फिर यहाँ क्या करता, डब्ल्यू बाई टी करता। फिर डब्ल्यू क्या होता, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता, हाफ एम वी स्क्वायर। वो हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टी तो इसका आधा आता है ना, वो एवरेज पावर होती है। तो मैंने इंस्टेंटेनियस निकाल दिया, कितना होगा इतना, है ना। एक बार एआईपीएमटी में यहां से क्वेश्चन आया है, उसने बोला कि साहब विंड की वेलोसिटी डबल कर दो तो पावर कितना टाइम्स हो जाएगा। अगर विंड की वेलोसिटी डबल तो पावर कितना, 8 टाइम्स। तो यहां से देख सकते हो P इज प्रोपोर्शनल टू V की पावर 3। हवा जितनी ज्यादा तेज चलेगी, समझ सकते हो पावर उतनी ज्यादा डेवलप होगी, है ना। अगर हवा की वेलोसिटी कम होगी तो पावर भी कम डेवलप होगी, और हवा की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो पावर भी ज्यादा डेवलप होगी। मेरी बात समझ रहे हो साहब। अच्छा, एफिशिएंसी का जिक्र नहीं था इसलिए अपन 100% लेके चल रहे हैं, अदरवाइज आंसर इससे कम ही आता है। वो बता, किसी मशीन की एफिशिएंसी 100% होती नहीं। आ रहा है सब। एक क्वेश्चन और लो पावर पे, पावर पे एक लास्ट क्वेश्चन और, फिर सेंट्रो मास शुरू करते हैं। कल 1 घंटे की क्लास रखी गई है, तो पेपर में जहां तक आ रहा है पहुंचा देंगे वहां तक। कल ही बताएंगे कहां तक आएगा। नहीं, मैं तो कल ही बताऊंगा। नहीं नहीं, कल जहां तक हो जाएगा वहां तक आएगा। बता दिया, आज बता दिया, कल जहां तक हो जाएगा वहां तक आएगा। बस बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो, नल खोलते हैं अपन और नीचे बाल्टी लगाते हैं, है ना। हम देखते हैं कि 5 मिनट में एक बाल्टी भर गई। अब हम चाहते हैं कि यार 5 मिनट में एक नहीं 2 बाल्टी भर जाए, तो क्या करना होगा, पाइपलाइन चेंज करनी पड़ेगी, सप्लाई बदलनी पड़ेगी, है ना। ये सप्लाई बदलना तुम्हारा काम है ही नहीं, नगर निगम जो दे रहा है वो वैसे आएगा नल तो, है ना। कई इलाकों में तो मतलब दिन भर आता भी नहीं है ना। ये कोटा में तो फिर भी 24 घंटे आपको नल मिलेगा। कोटा में तो फिर भी 24 घंटे आपको पानी मिलता है, मतलब कई कई इलाकों में जाओ तो सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, है ना। चलो वो वाटर सप्लाई बदल नहीं सकते, नल को भी नहीं बदल सकते, है ना। तो क्या करें साहब, क्या करें, शहर बदल दो, सरकार बदल दो, तुम्हें मतलब वाकई में पढ़ पढ़ के सारी फ्रस्ट्रेशन बोले कुछ कुछ ना कुछ तो बदलो, बोले हम खुद को नहीं बदल सकते, बोले तेरे को बदल देंगे। चलो हाँ, धन्यवाद। मैं जिस दिन इलेक्शन में खड़ा हूंगा उस दिन तुम ही लोग वोट दोगे मुझे। हाँ, आजा आजा, मैं आजा। अच्छा, बोले आप नहीं आप, तू ऐसा बोल रहा था। अच्छा,
चलो आओ आओ जाओ। तो मैं क्या बोल रहा था कि भाई हम सप्लाई बदल नहीं सकते, है ना, नल भी बदल नहीं सकते। तो ऐसे केस में जो मोटर लगाओगे, पंप लगाओगे, उसकी पावर बदलनी पड़ेगी, है ना। ये मोटर या पंप की पावर के बारे में बोलता है कि बोले अगर मुझे मुझे मास डबल चाहिए, तो भैया उस केस में पंप की पावर कितना टाइम्स होना चाहिए, फोर्स कितना टाइम्स होना चाहिए, वेलोसिटी कितना टाइम्स होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। वाटर सप्लाई रेट, water supply rate becomes n times, becomes n times, n times of initial value, n times of initial value, n times of initial value, of initial value, then velocity of water, then velocity of water, velocity of water, force applied on water, force applied and water, force applied on water, and power of pump, and power of pump, and power of pump or motor, power of pump or motor will becomes how much times, will becomes how much times, will becomes how much times, कितने टाइम्स, फोर्स कितना टाइम, वेलोसिटी कितना टाइम्स, पावर कितना टाइम्स, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, देखो साहब, मैंने बोल रहा है मास जो रेट है ना, ये मैंने n टाइम्स कर दिया, ये m/t मैंने क्या कर दिया, m/t को मैंने n टाइम्स कर दिया। पहले जो भी था, पहले जो भी था उसका n टाइम्स, या dm/dt लिख लो इसको, ये लो dm/dt, ये हमने क्या कर दिया साहब, n टाइम्स कर दिया। n मतलब जैसे बोलेगा ना, डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, मैंने n टाइम्स कर दिया। ये मास सप्लाई रेट n टाइम्स कर दिया। पहले 5 मिनट में एक बाल्टी भरती थी, हम बोलेंगे डबल भरती है ना, या ट्रिपल भरती है, n टाइम्स कर दिया। n का मतलब समझ रहे हो। ये बोल रहा है कि साहब वेलोसिटी कितना टाइम्स होगा, तो आपको पता होगा मैंने dm/dt बताया था a rho v, याद है आपको। क्या तुमने पाइप बदला क्या, अरे क्या तुमने पाइप बदला क्या, तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा, रो सेम रहेगा, ये प्रोपोर्शनल टू v होगा, है ना। अब ये मास अगर ये n टाइम्स है तो वेलोसिटी भी कितना टाइम्स, n टाइम्स। तो आप देख सकते हो v2 बराबर आ जाएगा n टाइम्स ऑफ v1 आएगा भाई। दूसरे केस में आओ साहब, बोल रहा है फोर्स, फोर्स अप्लाइड। अब फोर्स सबको पता है क्या होता है, v dm/dt होता है। अबे होता है कि नहीं होता, है ना। अब देख सकते हो यहां से साफ साफ देख रहे हो, ये dm/dt भी प्रोपोर्शनल टू v है और ये भी v है, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, अरे v स्क्वायर हुआ भाई। अगर वेलोसिटी n टाइम्स तो फोर्स कितना टाइम्स, n स्क्वायर टाइम्स होगा कि नहीं। अगर वेलोसिटी n टाइम्स तो फोर्स कितना टाइम्स, n स्क्वायर टाइम्स। अच्छा आप पावर बोलो साहब, ठीक है, अब पावर बोले तो पावर होगा F डॉट वी, सबको पता है, देख रहे हो F प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, और एक V और है, तो पावर प्रोपोर्शनल टू V की पावर 3 हो गया ना। ये पावर प्रोपोर्शनल टू V की पावर 3, तो पावर कितना टाइम्स, पावर n की पावर 3 टाइम्स, मतलब वेलोसिटी n टाइम्स, फोर्स n स्क्वायर टाइम्स, और पावर कितना, पावर n की पावर 3 टाइम्स। समझ पा रहे हो भाई। मतलब मुझे अगर डबल पानी चाहिए साहब, है ना, मास फ्लो रेट डबल चाहिए, तो ऐसे केस में फोर्स को 4 गुना करना पड़ेगा, वेलोसिटी को डबल करना पड़ेगा, और पंप की पावर को कितना, 8 गुना करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना भाई। ये मैंने आपको बता दिया, आसान काम नहीं है भैया। 8 गुना मतलब पहले 1 किलोवाट कैपेसिटी का पंप लगा रखा था, तो 8 किलोवाट कैपेसिटी का पंप लगाओ, तब तभी डबल हो जाएगा। मतलब क्या होता है, ये छोटे छोटे कस्बों में देखो ना, वहां सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा पानी आता है, तो उस समय वो बिजली भी बंद कर देते हैं, क्योंकि लोग बाग ये फिजिक्स जानते हैं ये वाली, ये बोले 8 गुना कैपेसिटी का पंप ले आओ, है ना। पड़ोसी ने जितनी कैपेसिटी का लगा रखा है, उसकी 8 गुना कैपेसिटी का पंप लगाओ, सारा पाइपलाइन का पानी खींच के अपने घर में, पता ना, पाइपलाइन में पानी तो फिक्स है। अब पड़ोसी का पंप भी चल रहा है, तुम्हारा पंप भी चल रहा है, अब तुमने बड़ा पंप लगा लिया, सारा पानी खींच के ले आओगे सर, ठीक है। हाँ लड़ाई हो जाएगी, देखो ये हिंदुस्तान का वासी है। तो इसलिए बिजली बंद कर देते हैं उससे, उस समय इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे, बोले बिजली बंद। तो भाई ये पावर पर मैंने बहुत सारे कंसेप्ट आपको बता दिए, पावर खत्म है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास और कोलिजन। ठीक है, तो लो साहब, क्या बोल रहा है, कल से, तो कल से क्या मतलब, सेंटर मास कोलिजन खत्म, परसों, परसों से शुरू करेंगे, सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे।
और तुम परसों बोलो सर्कुलर भी खत्म तो रोटेशनल, तुम बोलो वो भी खत्म तो बोले खत्म, घर जाओ आराम करो। मतलब पढ़ पढ़ के क्या बोलूं मैं तुम्हें, शादीशुदा लोगों, मतलब कहाँ कहाँ एनर्जी लगा रहे हो तुम, पढ़ाई में लगाओ जो एनर्जी लगानी है। कौन सी दुनिया में रहते हो? आओ साहब, नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास एंड कॉल्यूजन। अगला चैप्टर सेंटर ऑफ मास एंड कॉल्यूजन। तो पहले हम सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट कर रहे हैं साहब। पहले सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो भाई, सेंटर ऑफ मास क्या है? ऐसी जगह जहां पर पूरी बॉडी का मास रखा हुआ मानते हैं, ऐसी जगह जहां पर पूरी बॉडी का मास रखा हुआ मानते हैं ना, उस जगह को हम क्या नाम देते हैं? उस जगह को नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास। ये जगह कहां पाई जाती है? ये जगह बॉडी के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। ये उस जगह भी हो सकती है जहां पर मास हो, और ये उस जगह भी हो सकती है जहां पर मास ना हो। ठीक है, मैं एक एक करके एग्जांपल देता हूं आपको। पहले लिख लो है क्या सेंटर मास, क्या है पहले लिख लो। सेंटर मास क्या है पहले लिखें, लिख ले। पॉइंट, पॉइंट वेयर कंप्लीट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, point where complete mass of object is placed or considered, is called center of mass, is called center of mass, is called center of mass, is called center of mass। नोट डाल लो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, नोट डालो, फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिख लो, इट प्रेजेंट इनसाइड, इट प्रेजेंट इनसाइड ए बॉडी और मे बी आउटसाइड ए बॉडी। इट प्रेजेंट मे बी इनसाइड ए बॉडी और आउटसाइड बॉडी, और आउटसाइड बॉडी अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अभी एग्जांपल दूंगा मैं, लिखो पहले, एक और पॉइंट लिखो, एक और पॉइंट लिखो। इट प्रेजेंट वेयर वेयर मास इज प्रेजेंट, वेयर मास इज प्रेजेंट, और मे बी नॉट प्रेजेंट, और मे बी नॉट प्रेजेंट, मे बी नॉट प्रेजेंट। मैं दोनों एग्जांपल दे देता हूं आपको। ये मान लिया मैंने एक आपको यहां पर आपको एक स्क्वायर प्लेट दिया, स्क्वायर प्लेट। ये प्लेट समझ रहे हो ना, मास कहाँ है? सब जगह है। अरे मास जगह जगह है। अब मैं आपको बताऊं यहां पर, तो इसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? इसमें सेंटर ऑफ मास एकदम सिमेट्रिकली बोले तो यहां मिलेगा साहब। जानते हो भाई, ये कहां पर है? जहां पर मास प्रेजेंट है वहां पर है। लेकिन मैं यहीं पे आपको फ्रेम देता हूं, फ्रेम। फ्रेम जानते हो ना? अरे फ्रेम जिसमें तस्वीर टंगती है ना, खाली होता है अंदर से, किसी की भी लगा लो, है ना, रोज बदल सकते हो। अरे ये फ्रेम होता है ना, फ्रेम। बताओ, अभी भी सेंटर मास यहाँ होगा ना, लेकिन मुझे बताओ जिस जगह अब सेंटर मास है वहां पर मास है क्या? तो ये ऐसी जगह हो सकता है जहां पर मास हो, ऐसी जगह हो सकता है जहां पर मास ना हो। मैं और एग्जांपल दे दूं, जैसे डिस्क दे दूं आपको। डिस्क, ये देखो, डिस्क में सब जगह मास है, इसमें सेंटर मास कहाँ होगा? यहाँ होगा। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ रिंग, ये रिंग में कहाँ मिलेगा? ये रिंग में साहब यहाँ मिलेगा। अबे ऐसा मिलेगा, अंदर मिलेगा। देखो यहाँ मास है, यहाँ पर मास नहीं। अच्छा, ये रिंग क्या करते हैं? एक तार को मोड़ के ही तो बनाते हैं रिंग। ये तार को मैंने पूरा नहीं मोड़ के, मैंने ऐसे मोड़ दिया, ये ऐसे मोड़ दिया, तो सेंटर मास कहाँ मिलेगा? तो यहाँ कहीं मिल जाएगा सेंटर मास। अरे मेरी भावनाएं समझ रहे हो, है ना? कहीं भी, मतलब आप देख सकते हो, कुल मिलाकर के यहाँ आ जाएगा साहब ये सेंटर ऑफ मास। मतलब ऐसी जगह हो सकता है जहां मास हो, ऐसी जगह हो सकता है जहां मास ना हो। मैंने कहा अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। ये देखो अंदर वाले एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, इतने सारे एग्जाम्पल अंदर वाले। मैं बाहर वाला एग्जाम्पल दूं, मैं बोलता हूँ ये दो रॉड्स थी, रॉड्स। ये रॉड को मैंने कुछ ऐसे एल बना दिया, देखो एल बना सकता हूँ, एल। अबे एल बना सकता हूँ ना, ये दो रॉड को जोड़ करके एल बना दिया मैंने। अब इस रॉड का सेंट्रोमास इसके अंदर है, इसका इसके अंदर है, लेकिन इसके सिस्टम का अंदर है कि बाहर है? हाँ, ये सेंट्रोमास बाहर मिलेगा आपको, ये सेंट्रोमास आपको बाहर मिलेगा। बताओ साहब, ये सेंट्रोमास आपको यहां मिलने वाला है, बताओ ये अंदर है कि बाहर है?
तो अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, मास हो वहां भी हो सकता है, जहां मास नहीं हो वहां भी हो सकता है। अरे बात समझ रहे हो ना भाई? अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये साइज और शेप पे डिपेंड करता है, है ना? शेप कैसा है, मतलब ये मतलब समझ लो ना, कहाँ होगा, ये अंदर होगा बाहर होगा, जो भी होगा किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा शेप कैसा है, साइज कैसा है, बेलन है कि गोला है ना? समझो ना, बेलन का अब बेलन के हिसाब से होगा, गोले का गोले के हिसाब से होगा। अरे मेरी भावना नहीं समझ रहे हो भाई, है ना? तो ये शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, बड़ा है छोटा है ना? अंदर से खाली है अंदर से भरा हुआ है, मास पे डिपेंड करता है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है। इन सारे फैक्टर पे ये सेंट्रोमास डिपेंड करेगा, है ना? मतलब ऐसे किसी को देख करके, बाहर से देख करके हम नहीं बताएंगे कि अंदर कहाँ होगा, उसके अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मास कहाँ कहाँ बराबर भरा हुआ है, ज्यादा भरा हुआ है, तो यार बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। मैं एक एक करके सारे एग्जांपल देता हूँ। ये बना लिए तुमने? अरे बैठे बैठे देख के यार, जल्दी बनाओ, तो जल्दी बनाओ तुम। सब पे करेगा, शेप बोल दिया ना मैंने, साइज शेप, है ना? वो शेप के अंदर सब कुछ आती है, लंबाई भी आती है, चौड़ाई भी आती है, ऊंचाई भी आती है, हाँ गोलाई भी आ जाती है। अच्छा, उसमें भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन का भी रोल आता है। मालूम पड़ा देखने में दो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक के मास अंदर ज्यादा भरा हुआ है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो सेंटर मास में फर्क पड़ेगा। अभी सारे एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये बन गया? वो तुम सुनते रहते हो, बनाते नहीं हो? तुम्हें एग्जाम्पल दिया था कि तुम भूलो ना, तुम्हें याद आ जाए, जब भी ऐसे केस परिस्थिति सामने आए तो तुम याद कर लो, चीजें कभी ना भूल पाओ। मतलब ये तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ की फिजिक्स से समझाया जाता है और तुम उसी में खो जाते हो। बेटा तेरे को ऐसे थोड़े दिन और फिजिक्स पढ़ा दी ना मैंने, जिंदगी तेरा सोच का तरीका बदल जाएगा। कोई भी काम करेगा तो पहले मुझे याद करेगा। चलो अगला पॉइंट, चलो साथ साथ चलो यार, बढ़ाते भी चलो और समझते भी चलो। बना लिया सबने? अगला अगला पॉइंट देखो, सेंट्रोमास, सेंट्रोमास डिपेंड्स ऑन साइज शेप, एक साथ लिख लो सारे पॉइंट, साइज शेप, साइज शेप, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं बताऊं, देखो एग्जांपल से बताऊं, मैं आपको एग्जांपल से बताऊं। जैसे मैंने बोला कि साइज पर, शेप पर, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक रॉड देता हूं मैं, ये रॉड, और इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर बराबर बटा हुआ है, तो इसमें सेंट्रो मास आपको सिमेट्रिकली मिलेगा साहब। मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली कहां मिलेगा, एग्जैक्टली आपको मिलेगा L/2 पर। समझते हो? इस एंड से भी L/2 और उस एंड से भी कितने पर? L/2। लेकिन मैं बोलता हूं कि यही रॉड है, इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। मैं बोलता हूं कि इस एंड की तरफ मास क्या है, कम भरा हुआ है, और उधर ज्यादा भरा हुआ है ना भैया? वो वाला एंड सामने था, उस तरफ ज्यादा भर दिया, इधर कम भर दिया। आगे जाने पर क्या हो रहा है? आगे जाने पर मास तुम्हें ज्यादा 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 मिल रहा है, समझ रहे हो? इधर ज्यादा भरा हुआ है, और इधर जाने पर मास क्या हो रहा है? कम भरा हुआ है। मैं आपसे बोल रहा हूं इधर जाने पर मास बढ़ रहा है। अब बताओ, अब बताओ, सेंट्रो मास क्या एकदम सेंटर में मिलेगा क्या? जिस तरफ ज्यादा मास होगा सेंट्रो मास उस तरफ मिलेगा। तो सेंट्रो मास कहां मिलेगा? एल पर, यहां पर, सॉरी L/2 पर, या मोर देन L/2 पर? हाँ, ये जो लेंथ होगी या मोर देन L/2 होगी, समझते हो भाई? और अगर मैं बोलता हूं कि मास कम हो रहा होता, मास कम हो रहा होता, तो फिर लेस देन L/2 पे मिलता। समझ रहे हो ना? तो ये मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है ना? साइज शेप के अकॉर्डिंग भी मैं बता दूं आपको। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि साहब ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर मैंने यहाँ पर एक बेलन को खड़ा किया, ये बेलन को खड़ा किया, देखो दिख रहा है बेलन खड़ा हुआ, है ना? अब मैं बोलता हूं कि एक बेलन छोटा था और एक बेलन बड़ा था। बताओ साहब, ये मैं साइज का रोल बता रहा हूँ साहब। बताओ, एक की हाइट h थी, एक की हाइट यहाँ पर 2h थी, या मान लो ये h1 और ये h2, ये h1 और ये h2, फोटो देख के पता लग रहा है h2 मोर देन क्या है? h1 है।
बताओ सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ होगा? इसका h1/2 पर होगा। अरे होगा। उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? उसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा h2/2 पर। मिलेगा कि नहीं? अबे हाँ के ना बोलो। बताओ सेंटर ऑफ मास सेम हाइट पर है क्या? मतलब ये शेप पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? रुक जाओ रुक जाओ, अभी मैं और बात बताऊं तुम्हें। ये तो मैंने बताया कि साहब शेप पे डिपेंड करता है, ये मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि साहब ये ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि खड़ा कैसे, मतलब रखा कैसे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये मैंने एक रॉड दिया था या एक प्लेट दिया था। ये प्लेट को एक बार मैं खड़ा कर देता हूँ और एक बार मैं इसको लिटा देता हूँ। ये देखो आड़ा और खड़ा, दोनों केस में बताओ क्या सेंटर मास का पोजीशन सेम होगा क्या? ये सेंटर मास पहले कहाँ था? h/2। दिख रहा है ना, ये हाइट, ये हाइट थी, तो ये हाइट पहले थी h1, तो h1/2। अब अगर हाइट h2 है तो अब कहाँ मिलेगा? तो बताओ साहब क्या बॉडी वही की वही है कि नहीं है? अरे वही बॉडी है, लेकिन देखो सेंटर मास का पोजीशन क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। मैं कह रहा हूं, रखा कैसे है, कहाँ रखा है ना, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मेरी भावनाएं समझ रहे हो ना भाई? तो ये मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे करता है, शेप पे करता है ना, इवन साइज पे करता है। अब शेप में अलग अलग बोलूं, गोला, बेलन, क्या सबका एक ही जगह होगा क्या? अरे सबका अपने 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 अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। गोले का अलग जगह होगा, है ना, बेलन का अलग होगा, है ना, और तो और मैं तुम्हें क्यूब देता हूँ, क्यूब का अलग होगा। सबका अपने अपने हिसाब से होगा। शेप पे करता है, कुल मिला के शेप पे करता है, साइज पे करता है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे करता है, ओरिएंटेशन पे करता है। ये उस जगह भी हो सकता है जहां मास हो, ये उस जगह भी हो सकता है जहां पर मास ना हो। ये अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। भावनाएं समझ में आ रही है ना? ये छोटे छोटे थ्योरेटिकल पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, होगा कहाँ? होगा कहाँ तो इसके लिए मैं बताऊं, अगर अगर यहाँ पर शेप सिमेट्रिक है और मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, शेप सिमेट्रिक और मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, तो हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मिलेगा। किसी बॉडी का, सिस्टम का शेप सिमेट्रिक है और उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ना, वहीं पे सेंटर मास पाया जाएगा। जैसे गोले का ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है? बिल्कुल गोले का सेंटर, सेंटर मास गोले के सेंटर पर, है ना, बेलन के सेंटर पर जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है या शेप सिमेट्रिक नहीं है, तो भैया फिर इंटीग्रेट इंटीग्रेट करके पता लगाना पड़ता है। तो बताऊंगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये बना लिया एग्जांपल। मतलब कहाँ रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, ठीक है, मास कैसे बटा हुआ है, शेप क्या है, साइज क्या है, सब पे डिपेंड करेगा। वो प्लेट दे दी मैंने, पहले ये खड़ा कर दिया फिर आड़ा कर दिया। अरे खड़ा और आड़ा, हाँ पहले खड़ा था फिर लिटा दिया। प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मतलब मैथमेटिकल तरीका बताऊं या आंखों आंखों में? आंखों आंखों में, मतलब ऐसे देख करके पता लगाना। जैसे अब मैं तुझे देखूं तो मुझे देखना पड़ेगा तेरी बॉडी में किस किस हिस्से में ज्यादा मास है, कहाँ कहाँ कितना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, तेरे बॉडी में सब जगह अगर बराबर बटा हुआ है ना, अगर अगर सब जगह बराबर बटा हुआ है तो तेरा जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ना, वही सेंटर ऑफ मास होगा। जनरली वो अपन नाभि बोलते हैं, नाभि, है ना, वहीं पे होगा अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है तो। और मालूम पड़ा कि कहीं मास ज्यादा है कहीं मास कम है ना, होता है ना अनबैलेंस, कहीं पे बढ़ गया कहीं कम हो गया, है ना, कहीं नेचुरली, कहीं हरकतों की वजह से। होता है ना, बॉडी में आराम कर रहे हैं, काम वाम नहीं कर रहे हैं, बढ़ गया मास। ठीक है, तो कहीं ज्यादा बढ़ गया कहीं कम बढ़ गया, तो फिर जिस तरफ ज्यादा मास होगा ना उसके ज्यादा पास होगा। मतलब आंखों से देख करके तो ऐसे पहचानेंगे। और मैथमेटिकली निकालने के तरीके होते हैं, है ना, इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेट इंटीग्रेट करके, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे, मैं वैसे ही सिखा दूंगा तेरे को निकालना। हाँ, आंखों आंखों में बहुत सारे काम तू फिजिक्स ही आंखों आंखों में कर लेगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिख लो, इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, mass distribution uniform, mass distribution uniform and shape is symmetric, and shape is symmetric, shape is symmetric, then center of mass present at geometrical center, center of mass present at geometrical center, center of mass present at geometrical center,
ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, सॉलिड स्फीयर। अगर मैं बोलता हूं सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ना, अच्छा मास बराबर बटा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि गोले में कहीं पे मास ज्यादा कहीं पे मास कम, है ना। भाई ऐसा ना हो कि बाहर तो ज्यादा मास था, अंदर जाके खाली हो गया। समझ रहे हो, होता ना कि जैसे बोलते हैं कई नारियल जैसे होता है, बाहर तो हार्ड होता है, अंदर जाके सॉफ्ट हो जाता है। तो ऐसा मामला ना हो, ऐसा मामला ना हो कि नारियल हो जाए, बाहर से हार्ड अंदर से सॉफ्ट। ठीक है, ये सब जगह बराबर हार्ड, सब जगह बराबर, मास का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर। तो जो इस गोले का सेंटर होगा ना, वहीं पर आपको क्या मिलेगा साहब, ये सेंटर ऑफ मास। यही मैं बोलूं साहब क्यूब है, अब क्यूब में मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, शेप देख रहे हो सिमेट्रिकल है ही सही। तो ऐसे केस में जो क्यूब का सेंटर होगा ना, वही सेंटर ऑफ मास होगा। जो क्यूब का सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा। समझ पा रहे हैं भाई, ये सेंटर ऑफ मास मिलेगा क्यूब का सेंटर। ठीक है, ये आपको मिलेगा क्यूब का सेंटर। मैं और बताऊं आपको, ठीक है, मैं ये तो मैंने सॉलिड स्फीयर दिया, क्यूब दिया, मैं आपको बोलता हूँ सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर आपको दिया जा रहा है साहब, बेलन आपको दिया जा रहा है। अब ये बेलन मैंने खड़ा नहीं किया, मैंने आड़ा रख दिया, है ना। ये आड़ा खड़ा कैसे भी हो सकता है ना। अरे इन सबके वॉल्यूम और एरिया जानते हो ना, बेलन का, क्यूब का, जानते हो सब, ये काम आते हैं अपने। चलो बोलते जाओ, गोले का वॉल्यूम कितना, 4 पाई 3 पाई r क्यूब, है ना। और सरफेस एरिया बोले तो 4 पाई r स्क्वायर। क्यूब का सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड की जो भी लेंथ है ना। और वॉल्यूम बोले तो साइड की पावर 3। ठीक है, जो भी साइड की लेंथ है। बेलन का बोलो साहब, बेलन का अगर मैं आपसे बोलूं कि रेडियस r लेंथ l, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मैं बेलन बेलन हाथ में लेके दिखाता हूँ, ये परफेक्ट बेलन है, इधर ये बेलन देखो भाई। हाँ, ये अनुभवी आदमी है भाई, ये बेलन को अच्छी तरह परखा इसने, देखो ये देखो। बहुत समय से उसने देखा है भाई। मतलब ये एक सरफेस तो ये होती है 2 पाई r l, समझ ना। ये एक तो ये वाला एरिया, ये सरफेस वाला 2 पाई r l, एक ये पाई r स्क्वायर और एक ये, तो टोटल सरफेस एरिया कितना, 2 पाई r l प्लस 2 पाई r स्क्वायर, है ना। इसको बोलते हैं 2 पाई r r प्लस l। और ये खड़ा कर दो तो 2 पाई r r प्लस h, मतलब ऐसे कई बार आड़ा है तो l और खड़ा है तो h, मतलब वो 2 पाई r r प्लस h, समझ गया ना भाई। अच्छा इसका वॉल्यूम बोलो, वॉल्यूम बोलो, पाई r स्क्वायर इंटू h, या फिर पाई r स्क्वायर इंटू l। समझ रहे हो ना भाई। ठीक है, ये वॉल्यूम एरिया ये पता होने चाहिए तुम्हें, और उम्मीद करता हूं जानते हो। चलो यहां पर देखो, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो आपको पता है सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। मतलब मैं बोलूंगा यहां से l/2 पर, इधर से l/2, समझ पा रहे हो। और एकदम से कहां होगा, सेंटर पे होगा। ये सिलेंडर दे दिया, क्यूब दे दिया, मतलब शेप सिमेट्रिक हो, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। मैं डिस्क बोल दूं आपको, डिस्क, है ना, रिंग बोल दूं आपको, ये डिस्क हो गया, रिंग हो गया, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है भैया। जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना, वही आंसर है। ये लो ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये रिंग के केस में, रिंग के केस में भी ज्योमेट्रिकल सेंटर, यही आंसर है। समझ पा रहे हो भाई, बना लो इसे, बना लो भाई। ठीक है, मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है ना, वही आंसर होता है। इनके निकालने की जरूरत नहीं है, इनके पहले से निकले निकलाए हैं, यही आते हैं, बदलते नहीं है। समझ रहे हो ना, निकालने की जरूरत किसके पड़ेगी, या तो शेप ही इनसिमेट्रिक हो, या मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हो, तो उनके लिए इंट्रीगेट करना पड़ता है, उनके लिए इंट्रीगेट करके निकालना पड़ता है। हालांकि घबराओ मत, बचा दूंगा तुम्हें इंट्रीगेशन से, सीधे आंसर बता दूंगा, सीधे क्या होते हैं, सीधे आंसर याद कर लेंगे जिनका इंट्रीगेट करना होता है। हाँ रट लेंगे, और क्या। अपने को कौन सा 15 अगस्त 26 को इनाम चाहिए, ये एग्जाम में इंट्रीगेट करके प्रूफ किया, सीधे आंसर। ठीक है, अच्छा अब एक थ्योरेटिकल पॉइंट समझ गए होगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा, तो जिस तरफ ज्यादा मास होगा उसके पास से मिलेगा, मानते हो भाई। अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला बनाते हैं अपन, मैथमेटिकल बातें करते हैं, थ्योरेटिकल बातें बहुत कर ली। अच्छा एक और पॉइंट है ना, मैंने आपको बताया था फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी भी करती है, पोटेंशियल एनर्जी भी करती है। मैं आपको बता दूं सेंटर ऑफ मास भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। अब मेरा सेंटर ऑफ मास है, तुम देखो या तुम देखो, क्या तुम्हारे देखने से बदल जाएगा क्या,
अबे जहां था वहीं का वहीं रहेगा ना। अबे किसी को तुम देख रहे हो, तुम्हारे देखने से क्या उससे फोर्स लग जाएगा क्या? क्या वर्क डन हो जाएगा क्या? है ना? तो क्या सेंटर मास बदल जाएगा क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से सेंटर मास चेंज नहीं होता। सेंटर मास तो उस बॉडी से चेंज होगा। उस बॉडी के मास का डिस्ट्रीब्यूशन बदलो, उस बॉडी का मास बदलो, है ना, उसका शेप बदल दो तुम, है ना, ऐसा कुछ कर दो कि शेप बदल जाए। समझ रहे हो? सेंटर मास शिफ्ट हो जाएगा। अरे मेरी भावनाएं समझ रहे हो? है ना? तुम्हारे देखने से सेंटर मास शिफ्ट, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से क्या सेंटर मास बदलेगा? लिख लो अगला पॉइंट। मुझे नजर लग गई तो मतलब देखने से नजर लग गई? नजर लग गई? ये भाई है भाई, मतलब क्या बोलूं, धरती पे है अभी। चलो देखो, बोले मत देखो नजर लग जाएगी, वाह। मतलब बिना देखे पढ़ो मुझसे, है ना, मुझे देखोगे तो मुझे नजर लग जाएगी, बताओ। तो ऐसे तो मुझे रोज यार हजारों हजारों बच्चे देखते हैं, मुझे खूब सारी नजर लगती होगी, तो मेरा सेंटर मास शिफ्ट होता होगा। देखने से सेंटर मास शिफ्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड, वो तो इंटरनल मेरे ऊपर ही डिपेंड करेगा कि मैं क्या करता हूँ। भाई मैं खा पी करके आराम करता हूँ, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई चलना फिरना नहीं, तो हो सकता है थोड़े दिनों में सेंट्रो मास का इफेक्ट तुम्हें नजर आने लगे। ये बॉडी मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, मास के ओरिएंटेशन पे करेगा, मास की पोजीशन पे करेगा, साइज शेप पे करेगा, देखने वाले पे डिपेंड। लिखो, हाँ लिखो, सेंट्रो मास इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेंट्रो मास इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, मैं सिंपल एग्जांपल दे दूं। जैसे मैं आपको बोलता हूं ये डिस्क है, इस डिस्क का सेंट्रोमास कहां था? यहां था। अरे यहां था। अब तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन ये रखें O1, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन ये रखें O2, है ना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम तो यहां रखो O3। क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से क्या सेंट्रोमास इसके बाहर निकल के आ जाएगा क्या? इसके अंदर भी कहीं और शिफ्ट हो जाएगा क्या? देखने से थोड़ी बदलता है, कहीं भी बैठ के देखो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। O1 वाला, O2 वाला, O3 वाला, तीनों क्या बोलेंगे, इसके अंदर है, डिस्क के सेंटर पर है। हाँ, अगर मैं पोजीशन वेक्टर बोलूं तो बदल जाएगा। मैं अगर तुमसे बोलूं कि पोजीशन वेक्टर, तो O1 फ्रेम के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कुछ और होगा, O2 फ्रेम के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कुछ और होगा, O3 के रेस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट और पोजीशन वेक्टर कुछ और होगा। कोऑर्डिनेट बदलेंगे, पोजीशन वेक्टर बदलेगा, लेकिन सेंटर मास नहीं बदलेगा। ये एग्जांपल बनाने बना लो, जल्दी से बना लो। अब मैथमेटिकल बात करते हैं सब। ठीक है, तो मैं पहला यहां पर ले रहा हूं सेंटर मास डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए। फर्स्ट हेडिंग डाल लो, सेंटर मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए आंसर बनाएंगे सब। अच्छा, डिस्क्रीट मतलब क्या? बटा हुआ। बटा हुआ मतलब कहीं पे है कहीं पे नहीं है। समझ रहे हो मेरी भावना? मतलब एक तो होता है ना कि सब जगह कंटिन्यूअस, सब जगह है ना, भले ही वो अलग अलग है ना, लेकिन डिस्क्रीट का मतलब कहीं पे है कहीं पे नहीं। तो मैं ये कहीं पे है कहीं पे नहीं है वाला केस ले रहा हूं। मान लिया ये मैंने आपको बोला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। अब तुम्हें पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना क्या होता है? ओरिजिन होता है। अरे ओरिजिन होता है ना साहब, है ना। मैं आपको बता दूं, ये मान लिया डिस्क्रीट मास सिस्टम में पहला मास, ये दूसरा मास, ये तीसरा रखा हुआ है, ये चौथा रखा हुआ है, मान लिया एनवा भी रखा हुआ है, ये एन मास सिस्टम है साहब। अब मैं पोजीशन वेक्टर लिखता हूं। ये पहले वाले का पोजीशन वेक्टर साहब R1 वेक्टर, दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर साहब R2 वेक्टर, तीसरे वाले का पोजीशन वेक्टर है साहब R3 वेक्टर, और ये एन वाले का पोजीशन वेक्टर है साहब Rn वेक्टर, है ना। अब ये एन मास सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को देख के पता लगाओ क्या सब जगह मास है या कहीं पे है कहीं पे नहीं है। देख लो, सब जगह है या कहीं पे है कहीं पे नहीं है? कहीं पे है कहीं पे नहीं है। तो इस मास सिस्टम का सेंटर मास जहां भी मिलेगा, मुझे पता लगाना है कि उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे। मान लिया फोटो में दिखा रहा हूं मैं, ये यहां पर है सेंटर ऑफ मास, तो ये साहब RCM, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब बच्चे बोलते हैं सर आपको कैसे पता कि यहीं पर है? अबे जहां खाली जगह दिखी वहां बना दिया मैंने, है ना, होगा तो यहीं कहीं ना कहीं तो होगा।
वो ये फोटो में दिखाने के लिए जो खाली जगह दिखी मैंने बना दिया, यहाँ पर है। कहाँ होगा अभी मैथमेटिकली तुम्हें पता लग जाएगा। तो इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला काम करना है। ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है साहब, सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास। ये होता है सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास डिवाइडेड बाय क्या होगा, नेट मास, डिवाइडेड बाय नेट मास। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो भाई? सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास डिवाइड बाय नेट मास, मतलब समझो इसका पहले मैंने टर्म लिखा मोमेंट ऑफ मास। अब ये मोमेंट वर्ड किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ लगा दोगे ना, तो उसका मतलब होता है उसका प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ये मोमेंट वर्ड जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ जुड़ गया उसका प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। जैसे मोमेंट ऑफ मास तो m इंटू आर, है ना? ऐसे पढ़ते हो तुम फोर्स, तो टॉर्क पढ़ते हो आप, टॉर्क पढ़ते हो तो r इंटू एफ पढ़ते हो ना। अरे टॉर्क सुना है ना सबने? टॉर्क का मतलब r इंटू एफ। तो वहां क्या है, वहां f इंटू आर हो रहा है ना? तो ये टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होगा, f इंटू आर। मतलब जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ मोमेंट वर्ड लगा दोगे उसका प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। मोमेंट ऑफ मास तो m इंटू आर, मोमेंट ऑफ फोर्स तो f इंटू आर। वैसे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम तो बोलते हैं p इंटू आर, है ना? ये मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम, है ना? ये मैं सिंपल टर्म बता रहा हूं। किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर तुमने मोमेंट वर्ड लगा दिया, इसका मतलब उसका प्रोडक्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अच्छा एक और टर्म बता दूं, एक और टर्म आता है साहब, ग्रेडियंट। एक टर्म और पढ़ते हैं ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट वर्ड जिस फिजिकल क्वांटिटी के साथ लगा दो ना, उसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, है ना? ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है। स्लोप को dy बाय dx बोलते हो, मतलब सीधे सीधे डिफरेंशिएशन करते हो। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर ग्रेडियंट वर्ड लगा दिया ना, तो इसका मतलब उसका चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोलते हो, डेल वी अपॉन डेल आर। जानते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट? अब पढ़ते हो ना, डेल वी अपॉन डेल आर। ऐसे पढ़ते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, डेल टी अपॉन डेल आर। तो ग्रेडियंट वर्ड का मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ ग्रेडियंट वर्ड जोड़ने का मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। मूवमेंट वर्ड जोड़ने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। बोलो ये क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ मास, किसका प्रोडक्ट, एम और आर। और सम करना है साहब, सम करना है तो क्या बोलेंगे, ये सम बोलेंगे साहब m1r1, है ना? ये पहले वाले का मोमेंट ऑफ मास हो गया, ये दूसरे वाले का मोमेंट ऑफ मास m2r2, ऐसे तीसरे वाले का मोमेंट ऑफ मास m3r3, ऐसे n वाले का मोमेंट ऑफ मास mnrn, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय नेट मास। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है भाई? अबे हाँ कि ना बोलो। ठीक है, ये सिंपल प्रॉपर्टी बता रहा हूं साहब, ये सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास डिवाइडेड बाय नेट मास। सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास डिवाइडेड बाय नेट मास मतलब m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 अप टू mnrn डिवाइडेड बाय क्या होगा, नेट मास। भाई पहले का मोमेंट ऑफ मास, दूसरे का मोमेंट ऑफ मास, nवे का मोमेंट ऑफ मास। कौन से पकड़ में आया भाई? समझ रहे हो भाई? ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है। ये मैं डिस्क्रीट मास सिस्टम की बात कर रहा हूँ साहब। डिस्क्रीट मतलब कहां पर, सब जगह, या कहीं पे है कहीं पे नहीं है? हाँ कहीं पे है कहीं पे नहीं है। ठीक है, ये डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये बना लिया सबने? बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। ठीक है, ये समझ गए होगे, सिस्टम में 2 मास है तो मैं 2 तक ले लूंगा, 3 है तो 3 तक ले लूंगा, है ना? n है तो n तक ले लूंगा। अब 2 मास सिस्टम के लिए क्या सबसे ज्यादा ये कंसेप्ट काम आता है, तो 2 मास सिस्टम के लिए मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये मिटा दो भाई। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है मुझे 2 मास सिस्टम के लिए। भाई 2 मास सिस्टम में सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ठीक है, ये निकाल रहे हैं साहब, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 मास सिस्टम, 2 मास सिस्टम। ये 2 मास सिस्टम मान लिया, ये एक m1 और ये साहब एक m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। मुझे पता लगाना है कि सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी है, पहले वाले से कितनी और दूसरे वाले से कितनी। ये मान लिया सेंटर ऑफ मास यहां है। अब पहले वाले से डिस्टेंस मान लो r1 है और दूसरे वाले से डिस्टेंस क्या है, r2 है। समझ रहे हैं भाई? मैं सिंपल 2 तरीके बताता हूं इसमें। देखो एक तो तरीका है, जिस भी मास से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पूछे ना, उस मास को मान लो ओरिजिन पर है और उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट लिख लो। और कोऑर्डिनेट लिख लोगे ना तो पोजीशन वेक्टर भी लिख लोगे, है ना? जैसे ये तुमने लिखा ना r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर। अगर मैं ये पोजीशन वेक्टर ना देके कोऑर्डिनेट देता, ये पोजीशन वेक्टर देके ना देके कोऑर्डिनेट देता, मैं बोलता कि पहले वाले का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1,
दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, तो भैया तो भी फॉर्मूला यही लगता है ना, सिंपल यहीं पे लिख लो। अगर x कोऑर्डिनेट बोलेगा ना, यही फॉर्मूला लगाओगे m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू क्या हो जाएगा mn xn, यही का यही फॉर्मूला। y कोऑर्डिनेट देकर के पूछेगा ना, तो भैया यही फॉर्मूला m1 y1 प्लस m2 y2 अप टू mn yn डिवाइडेड बाय नेट मास। अच्छा नेट मास से भी डिवाइड करो भाई, डिवाइड बाय नेट मास है ना, डिवाइड बाय नेट मास। अरे मेरी भावनाएं समझ रहे हो भाई, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बोले, वाई कोऑर्डिनेट बोले, जेड कोऑर्डिनेट बोले, यही फॉर्मूला है। एक्स सीएम के लिए भी यही है, वाई सीएम के लिए भी यही है, और जेड सीएम के लिए भी यही फॉर्मूला है। m1 y1 m2 y2 mn yn डिवाइड बाय नेट मास। और जेड कोऑर्डिनेट पूछे तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला है, जेड सीएम का भी फॉर्मूला यही होगा, m1 z1 प्लस m2 z2 अप टू mn zn डिवाइडेड बाय नेट मास। मेरी बात पकड़ में आ रही है भाई? अरे कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, है ना? ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दे दें, उससे डायरेक्ट आंसर निकालना है, यही तरीका। और पोजीशन वेक्टर दे दें तो भी यही तरीका। मैं बता रहा हूँ पूरे सेंटर मास में फॉर्मूला ही एक है, पूरे सेंटर मास में एक ही फॉर्मूला है, इसी से सारे आंसर बनेंगे। ठीक है, अब मैं 2 मास पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। मुझसे बोलता है कि m1 मास से सेंटर मास की डिस्टेंस बताइए। अगर वो m1 से पूछता है ना, तो m1 को मान लो ओरिजिन पर, और इसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट लिख लो। अगर m1 ओरिजिन पर है तो भैया ये x एक्सेस होगा और ये y होगा, ये x होगा और ये क्या होगा, y होगा। आओ साहब, ये 0 0, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो क्या होगा, r0 होंगे। अबे टोटल डिस्टेंस r है ना भाई, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट r1 होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अबे मानते हो भाई, है ना? अब कोऑर्डिनेट निकालना है मुझे। देखो XCM निकालना है, तो XCM का फॉर्मूला क्या, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही बोलोगे ना, फटाफट देख के बोलो। m1 x1 कितना है, x1 कितना है, 0 है ना। x2 बोलो साहब, x2 बोलो, x2 कितना है, r डिवाइडेड बाय कितना, m1 प्लस m2 बोलोगे भाई। तो ये XCM आया साहब। x कोऑर्डिनेट कितना है, ये x कोऑर्डिनेट r1 के बराबर है कि नहीं है? अरे x कोऑर्डिनेट r1 के बराबर है कि नहीं है? और r1 किसकी डिस्टेंस, पहले वाले की या दूसरे वाले की? अरे पहले वाले से सेंट्रोमास की डिस्टेंस या दूसरे वाले से? हाँ, तो ये पहले वाले से डिस्टेंस निकाला मैंने, m2r अपॉन m1 प्लस m2। ये r1 क्या है, सेंट्रोमास की डिस्टेंस फर्स्ट मास से। अच्छा सेकंड मास से बोले तो क्या बोलोगे, r2 बोलोगे, r माइनस r1, r माइनस r1 कर दो, ये बन जाएगा क्या, m1r अपॉन कितना, m1 प्लस m2। ये आप इजीली याद कर सकते हो, पहले वाले से सेंटर मास का डिस्टेंस, दूसरे वाले से सेंटर मास का डिस्टेंस। ये है साहब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम फर्स्ट मास, फ्रॉम फर्स्ट मास। ठीक है, और ये किससे, ये साहब फ्रॉम सेकंड मास, ये दूसरे वाले से, ये पहले वाले से। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया, अगर याद रखना चाहो तो। नहीं तो तरीका बता दिया, बहुत आसान तरीका। जिससे डिस्टेंस पूछे ना, जिससे डिस्टेंस पूछे, आप उसको क्या मान लो, ओरिजिन पर, और उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट लिख लो, है ना। ये इसका कोऑर्डिनेट 0 0, इसका कोऑर्डिनेट r0, तो अपने आप सेंटर मास का कोऑर्डिनेट आ गया। सेंटर मास के कोऑर्डिनेट के लिए ये तो फॉर्मूला है ना साहब, है ना। या मैं एक तरीका और बताता हूँ, एक मेथड और बताता हूँ। ये सबसे ज्यादा क्या 2 मास सिस्टम अपने काम आता है बड़ा बार बार, तो 2 मास सिस्टम के लिए मैं विशेष जोर दे रहा हूँ, है ना। निकालने का तरीका ही बता रहा हूँ, फॉर्मूला ही बना के दे रहा हूँ। याद रखना चाहो तो फॉर्मूला याद करो। एक और आसान तरीका बताता हूँ, एक और सेंटर ऑफ मास की एक प्रॉपर्टी और यूज करते हैं। रुकना, ये पहले सुन लेना और समझ लेना, ठीक है। ये देखो 2 मास सिस्टम के लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर है, तो आरसीएम क्या बोलोगे, आरसीएम 0 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अरे सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे मान लूं तो आरसीएम को 0 बोलोगे ना। अब ये वाला कहाँ है, लेफ्ट में, और ये वाला कहाँ है, राइट में। मैथमेटिकल बात करो साहब, आरसीएम 0 करता हूं तो मैं ऐसा बोलूंगा ना, m1r1 प्लस m2r2 बराबर कितना होगा, m1 प्लस m2। ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अब अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो मैथमेटिकली कंडीशन क्या बन रहा है, ये बन रहा है m1r1 बराबर माइनस ऑफ क्या, m2r2, है ना। मतलब की बात देखो, माइनस साइन तो डायरेक्शन को बताएगा सर, माइनस साइन बताएगा कि एक सेंटर मास के लेफ्ट में होगा तो एक सेंटर मास के कहां होगा, राइट। लेकिन ओवरऑल देखें तो सेंटर मास के रेस्पेक्ट में, सेंटर मास के रेस्पेक्ट में ये m और r का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है।
सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ मास क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मतलब याद रखने वाली प्रॉपर्टी ये है कि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एम और आर का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को। अब ये प्रॉपर्टी यूज करके मैं आंसर बना सकता हूं। बताओ साहब, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना था, दोनों के बीच का आर था, अरे आर था, तो ये R1 और R2 में बांटोगे इसको, अरे इस R को R1 R2 में बांटोगे, और कैसे बांटोगे, ये मास के इनवर्स रेशियो में बांटोगे। देखो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, तो R1 अपॉन R2 कितना मिल रहा है, M2 अपॉन M1। बांटो साहब, बांटो, मास के इनवर्स रेशियो में बांटो। R1 कितना होगा, ये होगा M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R, होगा कि नहीं। R2 कितना होगा, R2 होगा M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R। आगे ना बोलो, ये खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना, बांट दिया हमने, मास के इनवर्स रेशियो में बांट दिया। पहले को कितना मिला, दूसरे को कितना मिला, ये आपके सामने। हाँ बोल, अब क्या बोल रहा था। मैंने माना, मैंने, उसने दिया नहीं, उसने दिया नहीं, मैंने माना, मैंने सेंट्रो मास को ओरिजिन मान लिया, ऐसा मैंने माना, उसने दिया नहीं है, मैं मान रहा हूं और मान के कुछ बताना चाह रहा हूं। ठीक है, कि यहाँ पर सेंट्रो मास के रेस्पेक्ट में एम और आर का प्रोडक्ट क्या आता है, सेम आता है। ये हम बात है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर सेंट्रो मास ले रहे हैं तो हम सेंट्रो मास के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, तो सेंट्रो मास के रेस्पेक्ट में एम और आर का प्रोडक्ट सेम आता है। मैं ये बताना चाह रहा था, ये प्रॉपर्टी किसी और के रेस्पेक्ट में नहीं, M1 के रेस्पेक्ट में नहीं, M2 के रेस्पेक्ट में नहीं, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में एम और आर का प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा। मतलब मोमेंट ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या रहेगा, सेम। और उस प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने आंसर निकाला, है ना, कि भैया ये टोटल आर था, इसको R1 R2 में बांटना है, कैसे बांटना है, मास के इनवर्स रेशियो में बांटना। ये बांट दिया मैंने, ये देखो आंसर वही आ रहा है। इधर देखो, इधर और इधर का आंसर सेम है कि नहीं, अबे सेम है कि नहीं आंसर, दोनों तरीके से आंसर सेम है। ये पहला तरीका लगाया मैंने, जिससे डिस्टेंस निकालना था उसको ओरिजिन पे मान लिया, है ना, उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट लिख के फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दिया। दूसरा तरीका, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ मास सेम होता है, तो मैंने बांटने वाले तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। दो तरीके से इसको सॉल्व किया मैंने। अब ये टू मास सिस्टम के लिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ये याद रख लोगे तो बढ़िया रहेगा, कई जगह काम आएगा, डायरेक्ट जल्दी जल्दी फटाफट आंसर निकाल दोगे। और नहीं रखते हो तो दोनों तरीके हैं, दोनों में से जो तरीका तुम्हें याद आ जाए, है ना। ये प्रॉपर्टी तो याद रखनी है कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ मास क्या रहता है, सेम। ठीक है, यहाँ पे एक नोट डाल लेना। पहुंच गए सेकंड मेथड पे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंच के नोट डाल लो पहले। नहीं, यहाँ पहुंच के मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पहुंच जाओ तो मेरे को बता दो। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, जाग रहे हो। तो भैया सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ मास हमेशा सेम रहेगा, समझ चुके हो। मनाली साहब, तो नोट डालो, स्टेटमेंट लिखो, नोट डालो साहब। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, with respect to center of mass, moment of mass, moment of mass, moment of mass always remains same, moment of mass always remains same। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में या सेंटर ऑफ मास के लिए, हाँ सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ मास सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी पॉइंट पकड़ लो, किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में नहीं, किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास।
अच्छा थियोरेटिकल बात अगर मैं आपको बताऊं, ये M1 और M1 और M2 फॉर्मूला आपने बना लिया कि भैया M1 से कितनी दूर है और M2 से कितनी दूर है ना। थियोरेटिकल बताओ साहब, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। ये R1 है और ये R2 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि M1 बराबर M2 है तो भैया R1 बराबर क्या होगा, सेंट्रोमास दोनों से अलग अलग डिस्टेंस पे कि बराबर। अगर मैं बोलूं कि M1 मोर देन M2 है तो M1 मोर देन M2 है, यानी ये भारी है वो हल्का है, तो भारी के पास होगा, भारी के पास होगा तो R1 लेस देन, यहां से इससे भी देख लो, इससे देख लो, ये M1 M2 से ज्यादा है तो ये ज्यादा आएगा और ये कम आएगा, है ना। अच्छा मैं अगर बोलता हूं कि M1 लेस देन M2 है तो ऐसे केस में क्या होगा, वो भारी है ये हल्का है, सेंट्रोमास उसके कहां होगा, ज्यादा पास होगा, यानी R1 मोर देन क्या मिलेगा, R2। समझ रहे हो मेरी भावना, अरे मेरी बात पकड़ में आ रही है, ठीक है, बड़ा सिंपल फंडा। तो यहां से ये R1 मोर देन क्या मिलेगा, R2। ठीक है, एक वो थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है साहब, बैट देखा ना, क्रिकेट का बैट, क्रिकेट का बैट ऐसे हत्ता होता है और ऐसे फिर ये नीचे बैट होता है, ये देखा सबने बैट। ये बोल रहा है कि इसको सेंटर ऑफ मास से काट दिया जाए, इसको सेंटर ऑफ मास से काट दिया जाए, ठीक है, दो हिस्से कर दिए जाए सब, ठीक है, तो कौन से हिस्से का मास ज्यादा होगा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से काट दिया जाए, ये बराबर होगा। किसी किसी बातें कर रहे हो, काटा ही तुमने सेंटर ऑफ मास से तो उधर उधर का बराबर होगा ना, लंबाई थोड़ी बोल रहा है, इसमें बोला कौन लंबा होगा। हाँ लंबा उम्बा बोले तो तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, है ना। ये तुम्हें पता है सेंटर मास यहाँ कहीं होगा, इधर होगा, जिस तरफ ज्यादा मास होगा यहाँ कहीं होगा ना, है ना, मतलब समझ सकते हो सेंटर मास, ये हत्ता है, इसका तो बहुत कम मास होता है, इसका मास तो ना के बराबर होगा इस बेड के मुकाबले, इसमें देखोगे तो सेंटर मास थोड़ा सा नीचे होगा, मतलब लंबाई जो होगी दोनों हिस्सों की बराबर नहीं होगी। अगर मैं काटता हूं तो क्या लंबाई दोनों हिस्सों की बराबर होगी क्या, यहां से काट दिया मैंने, ये काट दिया, अगर बेड को मैंने यहां से काट दिया तो ये लंबाई और ये लंबाई, है ना, देख सकते हो दोनों लंबाइयां बराबर नहीं होगी, बिल्कुल बराबर नहीं होगी, लेकिन इन दोनों पार्ट के मास तो बराबर होंगे ना, इस हिस्से का मास M1 और इस हिस्से का मास M2, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा साहब M1 बराबर कितना होगा, M2, है ना। लंबाई बोले तो वो L1 मोर देन क्या होगा, L2। मेरी भावना समझ रहे हो ना। अरे बैट देखा ना क्रिकेट का, है ना, ऊपर हत्ता होता है, ज्यादा मास ऊपर नहीं होता, मटेरियल तो यहाँ भरा होता है। इवन जब नया नया बैट खरीदते हैं, जो क्रिकेट खेला होगा वो समझता है, वो शुरू शुरू में चम्मच लेके ठोकते हैं उसको, चम्मच लेकर के उसको बजाने को बोलते हैं, घर वालों को पकड़ा देते हैं बजाते रहो, है ना, कई हथौड़े से करते हैं, मतलब क्या है, शुरू शुरू में ठोक ठोक के उसके मांस को और हार्ड किया जाता है, और मतलब किस समझ रहे हो, मतलब ट्यूनिंग की जाती है उसमें, मतलब शुरू शुरू में क्या होता है, बॉल लेकर के उछालते रहो ऐसा बोलते हैं, बॉल लेके टक 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 करते रहो, है ना, स्ट्रोक बनता है उससे, बैट पे बॉल लगती है ना, शानदार मधुर आवाज आती है, और तो और हाथ में भी जोरदार मजे आ जाते हैं, जो क्रिकेट खेलता है वो समझता होगा। ठीक है चलो क्वेश्चन करते हैं टू मास सिस्टम पर, पहले 2 पे करते हैं, फिर धीरे धीरे 3 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे। हाँ तू चाहेगा तो इनफाइनाइट पे ले जाऊंगा तेरे को। तू इनफाइनाइट का मतलब क्या समझ रहा है, मैं नहीं समझा। चलो आओ आओ आओ, एक क्वेश्चन लो साहब, दो मास हैं 4 किलो और 8 किलो, ये 4 किलो और 8 किलो दो मास तुम्हारे सामने रखे हुए, ये बोल रहा है कि साहब 4 किलो वाले को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 4 किलो वाले को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, है ना, 2 मीटर, 2 मीटर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे हम, तो बोल रहा है कि साहब सेंट्रोमास शिफ्ट नहीं होना चाहिए। अब सेंट्रोमास शिफ्ट ना हो तो उसके लिए 8 किलो वाले को कितना शिफ्ट किया जाए और किधर शिफ्ट किया जाए। ठीक है भैया, ये बोल रहा है 4 किलो वाले को लेफ्ट में 2 मीटर हम शिफ्ट करने वाले हैं, तो बोल रहा है कि 8 किलो वाले को कितना शिफ्ट करें और कहां शिफ्ट करें। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो, लिख लो, वो बना लिया सबने, लिख लो ये, इफ मास 4 kg, if mass
4 kg. 4 kg displace 2 meter in left hand side. Displace 2 meter in left hand side. In left hand side, find out displacement of mass 8 kg. Displacement of mass 8 kg. 8 kg to maintain position of center of mass. To maintain position of center of mass. To maintain position of center of mass. सेंटर ऑफ मास का पोजीशन मेंटेन करने के लिए ये आपसे बोल रहा है कि 8 किलो वाले को कितना डिस्प्लेस करें. ठीक है, देखो 4 किलो वाला यहां से ये R1 और यहां से ये R2 था. हाँ भाई, ठीक है. अब आपसे बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास तो यहीं रहना चाहिए, सेंटर ऑफ मास कहीं भी शिफ्ट नहीं होना चाहिए. ये बोल रहा है कि इसके बारे में बोल रहा है कि इसको मैं यहां पर पहले वाली पोजीशन से लेफ्ट में 2 मीटर शिफ्ट करूंगा. ये बोल रहा है कि 2 मीटर शिफ्ट करूंगा लेफ्ट में. तो बोल रहा है उस 8 किलो वाले को कितना करें और कहां करें. तो ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि इसको भी दूर ले आना पड़ेगा. अब कितना दूर ये हमें निकालना है. सब ये मान लो यहां से x शिफ्ट किया तो ये x निकालना है. अरे x निकालना है भाई. अब सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी बताई मैंने. सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ मास हमेशा क्या रहेगा. अरे सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ मास हमेशा सेम रहेगा ना. बताओ साहब. अच्छा, कल तुम्हें 12 बजे आना है क्लास के लिए. क्लास रहेगी सेकंड फ्लोर रूम नंबर 1 और 4 क्लासें होंगी 1-1 घंटे की. जल्दी फ्री हो जाओगे. 12 बजे आना है. खाने का क्या होगा, यहीं पे रखवाएं. बारात निकल रही है ना, है ना, बारात निकल रही है. मतलब तुम पढ़ के एहसान कर रहे हो. है एक तो तुम्हारे टेस्ट के लिए सोचा जा रहा है कि टेस्ट तुम रात को पढ़ाई करोगे, जल्दी फ्री हो जाओ, है ना, जल्दी फ्री हो जाओ. इसलिए वो हमारे साथ भी वही सिचुएशन रहेगी. मैं सुबह आऊंगा 6:45 का और 2-2:30 बजे तक क्लास रहेगी लगातार. बीच में यही कचौड़ी उचौड़ी मैं खाऊंगा. मेरे लिए तुम लेते हुए आना 12 बजे, है ना. बाहर से तुम आओगे, है ना. चलो अच्छा, पैसा दे दो. वाह, ये कमर्शियल आदमी है ना. भारतीय नहीं, भारतीय विद्यार्थी ऐसे होते हैं क्या, गुरु जी से पैसा मांगते हैं. चलो आओ आओ. तो भाई क्वेश्चन पे लौटो. सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ मास हमेशा क्या रहेगा, सेम. तो लो साहब, पहले यहां पर मैं बोलता हूं, पहले कंडीशन क्या आ रही है, 4R1 बराबर 8R2 आ रहा है भाई. अरे पहले यही था ना, सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस R1, इसकी R2. लेकिन अब उसकी कितनी होगी, इसकी होगी 2 + R1 और इसकी कितनी होगी, इसकी होगी R2 प्लस कितना x. होगा कि नहीं. लो साहब, अभी भी मोमेंट ऑफ मास को बराबर कर दो. क्या बोलोगे, 4 2 + R1 बराबर 8. ये होगा R2 प्लस कितना x. आगे ना बोलो, अबे कुछ बोलो भाई, है ना. लगाओ वो कंडीशन यहाँ अप्लाई कर दो. ये कंडीशन अप्लाई कर दो. 8 + 4R1 बराबर 8R2 + 8x. वो देखो 4R1 और 8R2 बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो आप देख सकते हो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 1 मीटर आ गया. और ये मैंने सही माना साहब, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब मैंने राइट माना तो राइट में होगा. अच्छा, मैं अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करता और नेगेटिव आता तो इसका मतलब मैंने उल्टा माना था, है ना. तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 1 मीटर कहाँ पर, लेफ्ट में कि राइट में. लेफ्ट. अबे राइट है भाई, मैंने सही माना है इसको, मैंने राइट माना तो एक्स पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब सही माना. ये नेगेटिव आता तो उल्टा होता साहब. और मेरी भावनाएं समझ रहे हो. ठीक है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ मास हमेशा क्या रहेगा, सेम. ठीक है. अच्छा चलो, यही क्वेश्चन है, यही डाटा है. मैं बोल रहा हूं कि 4 किलो वाले को मैं 2 मीटर लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा और सेंटर ऑफ मास 1 मीटर लेफ्ट में शिफ्ट होगा. तो आपसे बोल रहा है 8 किलो वाले को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा. लिख लो, एक क्वेश्चन और लिख लो, एक और लिख लो, एक और लिख लो. इसमें लिख लो, इन ए प्रीवियस प्रॉब्लम, इन ए प्रीवियस प्रॉब्लम, in a previous problem if 4 kg mass shift
4 meter in left, shift 4 meter in left, and center of mass, and center of mass, and center of mass is also shift 1 meter in left, is also shift 1 meter in left, 1 meter in left, 1 meter in left. Find out displacement of center of mass, find out displacement of center of mass 8 kg, of mass 8 kg. ठीक है, लो साहब 8 किलो वाले के लिए बोल रहा है, बताओ कितना होगा। अब देखो मैं फोटो बना के दिखाऊं, इसको 4 मीटर लेफ्ट में किया, सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हुआ, सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, अब सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, ये कितना हो गया, ये 1 मीटर, अब 1 मीटर, अब ये पूरा R1 था तो ये बचा हुआ कितना हुआ, ये R1 माइनस 1 हो गया, अरे ये R2 था तो ये कितना हो जाएगा, ये R2 प्लस 1 प्लस एक्स हो जाएगा। पहले वाले केस में तो यही आंसर मिल रहा था, मोमेंट ऑफ मास बराबर, दूसरे वाले केस में मोमेंट ऑफ मास लिखेंगे तो 4 कितना होगा, 4 प्लस R1 माइनस 1 होगा कि नहीं, बराबर क्या बोलोगे 8 प्लस R2 प्लस 1 प्लस एक्स, ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे, है ना। सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। 16 प्लस 4 R1 माइनस 4 है ना इज इक्वल टू 8 R2 प्लस 8 प्लस 8x, वो 4 R1 8 R2 कैंसिल, 4 R1 8 R2 कैंसिल, है ना। 14 माइनस 6 ये 12, इसको इधर और ले आओ, ये 12 माइनस 8 तो 4, तो 1/2 आ रहा है भाई, 1/2 मीटर आ रहा है ना। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब सही सोच रहे हो, पॉजिटिव मतलब राइट में ही होगा, और राइट में ही होगा। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ मास हमेशा क्या रहेगा, सेम, m1 r1 बराबर m2 r2। मोमेंट ऑफ मास को बराबर कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, सिंपल एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में m1 r1 बराबर m2 r2। कौन सा पकड़ में आया भाई। चलो कल और क्वेश्चन करते हैं सेंटर ऑफ मास पर, तो कल जहां तक एग्जाम में आ रहा है वहां तक पहुंच जाएंगे, डिस्क्रीट मास सिस्टम तक ही डाला है, उसके आगे नहीं डाला है, तो डिस्क्रीट मास के कल और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल वॉड्यूल पूछना है तुम्हें वर्क पावर एनर्जी का, अगर पूछना है तो कल ले आना, पूछना है तो ले आना, 5 मिनट दूंगा तुम्हें, 1 घंटे में से 5 मिनट डिस्कशन के लिए तो खर्च करूंगा, पूरे कीमती 5 मिनट, है ना। अच्छा वो बंद नहीं किया, अच्छा तुम करोगे, तुम क्या करोगे मुझे पता है। अभी ऑनलाइन वालों अगर तुम्हें डाउट पूछने हो तो मेरा मोबाइल नंबर मैंने दिया होगा उस पर, नहीं तो वो एलन डिजिटल प्लस